Hello everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. तो मैंने आप लोगों के लिए MRPL सीरीज़ जो है उसका लास्ट वीडियो ये रहेगा आज जो मैं आप लोगों को आपके पास पहुंचेगा। इसके बाद हम जो भी शुरू करेंगे वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही शुरू करेंगे। अगर आप लोग कहते हैं कि MRPL सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए तो मैं कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ फिर हम कोई नया सब्जेक्ट जो है उसे देखेंगे आपके और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पर मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहूँगी जो लोग MRPL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। 40 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किए हैं। दीज 40 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MRPL एग्जामिनेशन। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। इन केस ऑफ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स द मिनिमम शेल थिकनेस फॉर कार्बन स्टील इंक्लूसिव ऑफ कोरोजन अलाउंस डिपेंड्स ऑन शेल डायामीटर एंड इज़ इन द रेशियो ऑफ हाउ मच mm। तो यहाँ पर आपका शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में मिनिमम शेल थिकनेस जो है कार्बन स्टील के केस में जो कि शेल डायमीटर पर डिपेंड करती है उसकी रेंज पूछी गई है। ऑप्शंस आर 8 to 15, 3 to 5, 5 to 11, 12 to 18। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 to 11 mm। ठीक है, शेल थिकनेस की जो रेंज होती है जो कि शेल डायमीटर पर डिपेंड करती है, ठीक है, कार्बन स्टील के केस में 5 to 11 mm होती है। आप इस वैल्यू को याद कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, फिर कह रहे हैं द रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी एल्फा इज रेनॉल्ड नंबर, रेलिंग नंबर, प्रैंडल नंबर, ग्रेड्स नंबर। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्रैंडल नंबर होता है वो होता है μCp/K। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की अगर हम बात करें इट इज़ डिनोटेड बाय व्यू एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू द डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी। ठीक है, तो जब हम डेंसिटी से डिवाइड करते हैं और Cp/K जो होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं तो वी विल गेट द प्रैंडल नंबर। तो आपका जो रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी होता है इट इज़ इक्वल टू प्रैंडल नंबर। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज़ द स्वीटेस्ट? सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ फ्रक्टोज जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर होती है। ठीक है, इसका आंसर होगा फ्रक्टोज। लाइम सोडा ट्रीटमेंट फॉर हार्ड वाटर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं कि लाइम सोडा ट्रीटमेंट जो कि हार्ड वाटर के लिए किया जाता है वो क्यों किया जाता है? टू रिमूव only temporary hardness, remove only the permanent hardness, remove both types of hardness, permanent as well as temporary, or to adjust the pH of the water to remove neither temporary और permanent hardness। केवल pH को बैलेंस करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा रिमूव बोथ टाइप्स ऑफ हार्डनेस। जो आपका लाइम सोडा ट्रीटमेंट किया जाता है हार्ड वाटर के केस में, इसमें परमानेंट और टेम्पररी दोनों हार्डनेस जो होती है वो रिमूव होती है। तो इसका आंसर होगा सी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी कि मैंने ये जो क्वेश्चन है ये डिज़ाइन कर लिए थे और वीडियो भी मैंने बना लिया था, पर आज क्योंकि 20 फरवरी है तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, आप नहीं देखेंगे। फिर किसी एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि आप एक जो है मिक्स्ड सब्जेक्ट्स का वीडियो जो है वो डाल दीजिए, आज रात तक डाल दीजिए, हम लोग देख लेंगे। तो आपकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप लोग वीडियो नहीं देख पाएंगे तो मेरे को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम शेयर करें। और इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आप लोगों के लिए सारे ही क्वेश्चन दे दिए हैं। 40 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किए हुए थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके लिए डाल दिए हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी मिक्स्ड वीडियो के लिए, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे उनका सरनेम ध्यान है, सक्सेना जी हैं कोई। उन्होंने बोला था कि ये वीडियो जो है
मिक्स सब्जेक्ट्स के ऊपर आप बनाइए, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो डाल रही हूँ। आप कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो मिला कि नहीं मिला, ठीक है। आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा, आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख कर जाएँ, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 5। एल्कोहल इज़ डिहाइड्रेटेड यूजिंग विच टाइप ऑफ डिस्टिलेशन। तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया जाता है, पूछ रहे हैं कौन से टाइप का डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। एजोट्रॉपिक, एक्सट्रैक्टिव, स्टीम डिस्टिलेशन और मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू माय आंसर एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन इसका आंसर होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर डालें। एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से ही एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया जाता है, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इज कॉज्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन, थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। डी ऑप्शन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न का जो कॉज होता है वो होता है थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न के लिए। तो इसका आंसर होगा बी। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट इज ट्रीटेड इन विच टाइप ऑफ एक्सट्रैक्टर और कॉन्टैक्टर। रोटेटिंग डिस्क कॉन्टैक्टर, मिक्सर सेटलर एक्सट्रैक्टर, पल्स्ड कॉलम एक्सट्रैक्टर और बॉलमैन एक्सट्रैक्टर। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, शायद आपको इसका आंसर ना पता हो। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है उसको पल्स्ड कॉलम एक्सट्रैक्टर में ट्रीट किया जाता है। सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नाउ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप चेंज इज। तो यहाँ पर मैंने इसका निकाल लिया है, आप लोग भी इसका आंसर जो है उसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा 1/s, ठीक है। यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए आंसर होगा 1/s, ठीक है। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, सॉल्व कीजिए आप लोग यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को, और मुझे बताइए। कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच डैश केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट के बारे में पूछा गया है कि कैटलिस्ट कैसा सब्सटेंस होता है किसी केमिकल रिएक्शन में। इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑल्टर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट क्या कर सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को। तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए। मुझे इसका आंसर सी लग रहा है, ठीक है। इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऑल्टर तो नहीं करता है, ठीक है। तो सी होगा इसका ऑप्शन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10th। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज मैथमेटिकली स्टेटेड एज। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? DQ इक्वल्स टू DE प्लस DW इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 40 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपका टाइम बहुत कीमती है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस वीडियो को बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को वाइंड अप कर दूँ, ठीक है। एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, हाई बॉइलिंग मिक्सचर्स, मिक्सचर्स विद वेरी हाई रिलेटिव वोलेटिलिटी और हाई हीट सेंसिटिव मिक्सचर्स। तो मैं आपको बता देती हूँ, एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है टू सेपरेट द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12th। ऑन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल बेस्ड। On which law of thermodynamics is the energy conservation principle is based? First law, zeroth law, second law, third law. First law of thermodynamics is the energy conservation principle is based. So it is the first law. Heat flux means, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे करेंगे, हीट फ्लक्स का आंसर क्या होगा। तो अगर हम हीट फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स इक्वल्स टू रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होता है। तो हीट ट्रांसफ़र, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो होता है आपका, उसकी यूनिट हो जाएगी किलो जूल पर सेकेंड, और पर यूनिट एरिया है तो उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा किलो जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 इज ग्राशॉफ नंबर इज यूज्ड इन विच केस। ठीक है, तो ग्राशॉफ नंबर कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसका आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, फोर्स्ड कन्वेक्शन में किया जाता है यूज़, नेचुरल कन्वेक्शन में किया जाता है, कंडक्शन में किया जाता है, या रेडिएशन में किया जाता है। तो यहाँ पर केवल रेडिएशन होगा। ठीक है, इट इज़ नॉट हेयर। भी लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और नाउ वी विल मूव ऑन टू दी मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ velocity of fluid to the velocity of sound, velocity of fluid to the velocity of light, velocity of light to the velocity of fluid, और the velocity of sound to the velocity of fluid। मैक नंबर के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। मैक नंबर इक्वल्स टू होता है स्पीड ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। मैकॅप-थिले मेथड इज यूज्ड होगा, यहाँ पे होगा यूज्ड। ठीक है, यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग। तो मैकॅप-थिले मेथड में हम नंबर ऑफ प्लेट्स कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा बी पार्ट। ओके, तो नाउ वी विल मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 17। मोलियर डायग्राम इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ। तो मोलियर डायग्राम जो यूज़ किया जाता है वो वाटर वेपर की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, एयर गैस और रेफ्रिजरेंट के लिए यूज़ नहीं होता है। तो 17 का क्वेश्चन होगा, आंसर होगा बी। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 18। फुट वॉल्व। फुट वॉल्व इज़ अ रिलीफ वॉल्व, अ बैक प्रेशर वॉल्व, अ डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व, अ प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। तो फुट वॉल्व जो होती है ये एक बैक प्रेशर वॉल्व होती है। ठीक है, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। अब मुझे आप इसका आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉज्ड बाय। कैविटेशन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में क्यों होता है? हाई फ्लूइड वेलोसिटी एट द सक्शन, लो बैरोमेट्रिक प्रेशर, लो सक्शन प्रेशर और हाई सक्शन प्रेशर। इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20। एट टोटल रिफ्लक्स द कैपेसिटी ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम इज। तो टोटल रिफ्लक्स की अगर हम बात करें तो टोटल रिफ्लक्स पर डिस्टिलेशन कॉलम की जो कैपेसिटी होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है, बहुत ही ईजी है इसका आंसर। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लास्ट ईयर के पेपर्स में आ चुके हैं। इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, आप लोगों को एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, मे बी क्वेश्चन रिपीट होने की चांसेस रहते हैं, तो आप लोग एक बार सारे वीडियोस को जरूर देख कर जाएँ। ठीक है, एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 21। द कूलिंग इफेक्ट, यहाँ पे डबल ओ होगा, इट इज़ डबल ओ, कूलिंग, COO। ठीक है, LING। द कूलिंग इफेक्ट इन अ कूलिंग टावर can be increased by lowering the barometric pressure, reducing the humidity of entering gas, or by increasing air velocity over the wet surface, or all of these। तो कूलिंग इफेक्ट को कूलिंग टावर में इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें करके हम कूलिंग इफेक्ट कूलिंग टावर में इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम बैरोमेट्रिक प्रेशर को कम करते हैं तभी भी आपका इंक्रीज़ हो सकता है कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, रिड्यूसिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ एंटरिंग गैस, ये भी ठीक है। इंक्रीजिंग एयर वेलोसिटी ओवर द वेट सरफेस, ये भी ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ परफेक्ट हीट इंसुलेटर इज। तो परफेक्ट हीट इंसुलेटर की बात अगर हम करें तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी इन्फिनिटी होती है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है पेपर में रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, आप इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देख लें एक बार। The flow of ideal fluid is called laminar flow, turbulent flow, sonic flow और potential flow। तो देखो आइडियल फ्लूइड के केस में कह रहे हैं कि हम द फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड के फ्लो को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसको पोटेंशियल फ्लो कहते हैं। लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और सोनिक फ्लो नहीं कहते हैं। लेमिनार फ्लो के लिए अलग कंडीशन होती है, टर्बुलेंट के लिए अलग कंडीशन होती है। रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड करते हैं इन दोनों फ्लोज की वैल्यूज़, और ये कहलाएगा आपका पोटेंशियल फ्लो। द फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल फ्लो। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। V नॉच
is used to measure flow rate of a liquid in an open channel, vertical pipeline, horizontal pipeline, non-circular क्रॉस सेक्शन, क्लोज्ड चैनल। तो वी नॉचेस जो है वो ओपन चैनल में यूज़ किए जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे बेसिक क्वेश्चन ही आप देखिएगा पेपर में आएंगे। जो भी क्वेश्चन रहेंगे बहुत आसान और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। पेपर को बहुत ही आराम से पढ़िएगा। ध्यान से पढ़ने के बाद ही क्वेश्चंस के चारों ऑप्शन देखने के बाद ही आप बेस्ट ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। इन अ साइक्लोन सेपरेटर द मेन प्रिंसिपल इज़ टू मेक यूज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एडेसिव फोर्सेस और डिस्पर्सिव फोर्स। तो साइक्लोन सेपरेटर के केस में जो प्रिंसिपल है साइक्लोन सेपरेटर का, इट इज़ बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। साइक्लोन सेपरेटर में द मेन प्रिंसिपल इज़ टू मेक यूज़ ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 इज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ। तो अगर मैं हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच की बात करूं, एच होता है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो ये जो होता है मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्टली, इट इज़ द रेशियो ऑफ एच इक्वल्स टू होता है के बाय स्मॉल एल। ओके, सो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड द फिल्म थिकनेस। थर्मल कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय के एंड फिल्म थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। तो आपका एच हो जाएगा एच इक्वल्स टू के बाय एल होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं टाइम को वेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ, आप इसके ऑप्शन ज़रूर देखिएगा। मैं आपको परफेक्ट आंसर बता रही हूँ, करेक्ट आंसर आप लोगों को बता दे रही हूँ मैं। ठीक है, जिससे आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। आपके पास टाइम कम है, आप जल्दी से वीडियो देख लीजिए और फिर अपना आराम से पढ़िए। ठीक है, तो कॉल्टर काउंटर इज़ अ डिवाइस यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। कॉल्टर काउंटर जो होती है एक डिवाइस होती है, पूछ रहे हैं किसका मेजरमेंट करती है। साइज ऑफ फाइन पार्टिकल्स, मास ऑफ कोर्सर पार्टिकल्स, एरिया ऑफ कोर्स पार्टिकल्स और वॉल्यूम ऑफ कोर्स पार्टिकल्स। मास को करती है, एरिया को करती है, वॉल्यूम को करती है, या फिर साइज ऑफ फाइन पार्टिकल्स। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा साइज ऑफ फाइन पार्टिकल्स। कॉल्टर काउंटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ फाइन पार्टिकल्स। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 28। क्रशिंग एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ। तो क्रशिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन में से आंसर मैं आपको बता रही हूँ। क्रशिंग एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी क्रिएटेड बाय क्रशिंग टू द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉलिड। तो ये आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो आप देख लीजिए। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉलिड टू दैट ऑफ फीड टू द मशीन, एनर्जी फैड टू द मशीन टू द सरफेस एनर्जी क्रिएटेड बाय क्रशिंग, और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड टू द सरफेस एनर्जी क्रिएटेड बाय द क्रशिंग। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, द सरफेस एनर्जी क्रिएटेड बाय क्रशिंग टू द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉलिड। So now we will move on to the question number 29. To transport sticky materials, which of the following will be used? तो स्टिकी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा कन्वेयर यूज़ किया जाता है? बेल्ट कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, न्यूमैटिक कन्वेयर, बकेट कन्वेयर, बकेट एलिवेटर, सॉरी इट इज़ एलिवेटर। तो यहाँ पर स्क्रू कन्वेयर इसका आंसर होगा। स्टिकी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्क्रू कन्वेयर का यूज़ किया जाता है। Now we will move on to the question number 30. What is the unit of filter medium resistance? Capital RM. फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस जो होता है उसकी यूनिट पूछी है। मैकेनिकल ऑपरेशन से है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा मैं ऑप्शन बताती हूँ आपको। 4 ऑप्शंस हैं। 1/मीटर, 1/न्यूटन, 1/जूल, 1/वॉट। तो फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस RM की यूनिट होती है 1/मीटर। ठीक है, आप इसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रोलर इज़। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्रोलर कौन सा होता है? पी टाइप, PI कंट्रोलर, PD कंट्रोलर और PID कंट्रोलर। तो यहाँ पर मैं बताऊँगी मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रोलर जो होता है वो होता है PID कंट्रोलर। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू दी
नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मोकपल वायर कैन बी इंसुलेटेड बाय। एक थर्मोकपल वायर को आप कैसे इंसुलेट कर सकते हैं? बाय टेफलॉन, एस्बेस्टस, फाइबर ग्लास और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, थर्मोकपल वायर को हम फाइबर ग्लास से, एस्बेस्टस से और टेफलॉन सभी से हम इंसुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 33। ऑप्टिकल पायरोमीटर इज यूज्ड अबव गोल्ड पॉइंट, एंटीमनी पॉइंट, सिल्वर पॉइंट, जिंक पॉइंट। तो ऑप्टिकल पायरोमीटर इज यूज्ड अबव गोल्ड पॉइंट। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप जो स्टूडेंट MRPL का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उन्होंने ये पूरी सीरीज़ देखी है, जितने भी स्टूडेंट ने देखी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने देखी है, इलेक्ट्रिकल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने भी रिक्वेस्ट की है, प्लीज़ गेट केमिकल प्लानट को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हैव अ नाइस डे। और अभी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, 33 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, तो मैं बढ़ रही हूँ अभी आगे। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ 34 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। द रेशियो सरफेस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस टू द इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस इज, क्या कहलाएगा? ग्राशॉफ नंबर, बायोट नंबर, स्टैंटन नंबर और प्रांडल नंबर। तो आपका जो बायोट नंबर होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ सरफेस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस टू द इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बायोट नंबर। So now we will move on to the 35 question. Question number 35 is, automobile radiator is a heat exchanger of counter flow type, parallel flow type, cross flow type और regenerator type। तो ऑटोमोबाइल रेडिएटर एक हीट एक्सचेंजर होता है और ये क्रॉस फ्लो टाइप हीट एक्सचेंजर होता है। इसका आंसर होगा सी पार्ट। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 36। Floating heads are provided in heat exchanger to what? फ्लोटिंग हेड्स जो होते हैं वो हीट एक्सचेंजर में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हीट एक्सचेंजर में जो फ्लोटिंग हेड्स लगे होते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं? ठीक है, तो नाउ इसका आंसर होगा, इसके ऑप्शंस मैं बता देती हूँ आपको। इंक्रीज प्रेशर ड्रॉप, डिक्रीज प्रेशर ड्रॉप, रेगुलेट द फ्लो, अवॉइड डिफॉर्मेशन ऑफ ट्यूब्स ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। फ्लोटिंग हेड्स आर प्रोवाइडेड इन हीट एक्सचेंजर्स टू अवॉइड द डिफॉर्मेशन ऑफ ट्यूब्स ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 37। टेम्परेचर ऑफ सन कैन बी मेजर्ड विद अ मर्करी थर्मोमीटर, स्टैंडर्ड थर्मोमीटर, रेडिएशन पायरोमीटर और नन ऑफ दीज। तो टेम्परेचर जो सन का है वो मेज़र करते हैं रेडिएशन पायरोमीटर से। इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 38। बैफल्स आर प्रोवाइडेड इन हीट एक्सचेंजर्स टू इंक्रीज प्रेशर ड्रॉप, डिक्रीज द वाइब्रेशंस, डिक्रीज प्रेशर ड्रॉप और इंक्रीज रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो बैफल्स होती हैं वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को इंक्रीज़ करने के लिए लगाई जाती हैं, क्योंकि बैफल्स के लगाने से क्या होता है कि सरफेस एरिया जो होता है वो आपका इंक्रीज़ करता है और रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र आपका इंक्रीज़ करता है। तो बैफल्स के केस में डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन PTFE, ये F है आपका, इज़ नोन एज टेफ्लॉन, डेक्रॉन, परस्पेक्स और नाइलॉन। तो मैं बता दूं कि आपका पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन को हम टेफ्लॉन बोलते हैं, PTFE नाम से जाना जाता है। ये है आपका टेफ्लॉन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 क्वेश्चन है, एन इंजीनियरिंग प्लास्टिक इज़। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के। एन इंजीनियरिंग प्लास्टिक इज़ LDPE लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन और एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइइन स्टाइरीन, ABS कोपॉलीमर बोला जाता है इसको।
तो मैं बता देती हूँ। एन इंजीनियरिंग प्लास्टिक जो होता है वो होता है ABS कोपॉलीमर, जिसको बोलते हैं ABS कोपॉलीमर, और एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइइन स्टाइरीन ABS कोपॉलीमर उसका पूरा नाम होगा। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर प्रॉपरली दे सकूं, और पूरा अपना टाइम भी दिया है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। सारे ही वीडियोस को बहुत ही टाइम लेके बनाया गया है, पूरी सीरीज़ को बहुत अच्छे से टाइम देके मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, सारे क्वेश्चंस को देख के जाएँ। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अपने कमेंट ज़रूर कीजिए आपका पेपर कैसा रहा, और इसके बारे में बताइएगा। और ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।